जिसको इंडिया में सिर्फ एक इंसान ने सपोर्ट किया था, दैट इज राहुल गांधी, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडिया। अब इसके बाद राहुल गांधी की पीआर टीम बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि राहुल गांधी को अक्रॉस सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी। अब हेट मिल रही थी तो इस चीज के लिए किस तरह से काउंटर लेके आए, तो काउंटर उन्होंने बहुत ही अमेजिंग लेके आया है। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन डाल दिया है ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करता है इंडिया के अंदर। लेकिन ये हमारा आज का बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन पे क्या स्टेटमेंट बोली गई, मोदी जी सही हैं, राहुल जी सही हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है, क्लैट का सिलेबस बढ़ चुका है। क्योंकि जब इस तरह का कोई भी बिग पॉलिटिशियन किसी भी इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन डालता है, तो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये चीज अब बहुत दिनों तक डिस्कस होगी, महीने भर में इसमें बहुत सारे द हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे इधर उधर आर्टिकल्स आने वाले हैं। और इस सारे के सारे आर्टिकल्स आप रीड भी करोगे, अलग अलग जगहों से अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, अलग अलग चीजों को पढ़ोगे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ही आपको इसमें से बहुत सारी चीजें बता दूं सिंप्लीफाई करके। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन एंड आउट। कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होगी इसमें, बहुत ही हम लोग क्लीन रखेंगे। क्लैट पर्सपेक्टिव से क्लैट में क्या पूछा जा सकता है, पूरी की पूरी चीज को मैं एक माइंड मैप की तरह बनाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजियर रहे फाइनली इसको समझना। और मैं फाइनली आपको पूरा बोर्ड एक बार में दिखाऊंगा कि आपको पूरा अच्छे से दिखे। और लास्टली एक जो फालतू की बात है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप जीके ट्रैकर को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जीके ट्रैकर पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो भी मंथ ऑन मंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, तो आप जाके उसको भी चेक कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या हुआ, सारी चीजें और क्या चीजें क्लाइंट में पूछी जा सकती है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे भी पहले हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, जैसा कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त दो 2007 बोल रहा था मैं। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 में। इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिया का बेटा उसके पहले ही पैदा हो चुका था, पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंट हो गया था, पता नहीं कैसे। तो अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इसके बाद इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इसके पहले ही बन चुकी थी। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हो चुकी थी 9 दिसंबर 1946 में। यानी कि आज जो हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं, अपनी जो ट्रायंगुलर वाली पार्लियामेंट मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बना दी है, उस पार्लियामेंट में मीटिंग नहीं हुई थी। पुरानी वाली जो गोल सी पार्लियामेंट है, इसमें मीटिंग की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए एक मिशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भेजा था, जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपको इस बात को भी याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की फर्स्ट मीटिंग हो गई 9 दिसंबर 1946 को। 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अपना काम कर रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम को कंप्लीट कर दिया 26 नवंबर 1949 को। तो इस डे पे हम लोग ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट करने का मतलब होता है अब हमारा ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है, यही कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। और फाइनली हम लोग ने इसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया इंडिया के अंदर एक फर्दर डेट पे, जो नेहरू जी के दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। दिस वॉज 26 जनवरी 1950। इस दिन से हम लोग ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब, रिपब्लिक डे में रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। याद रखना, रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग एक ऐसा देश जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। आपने शायद बहुत सारी न्यूज़ेस अभी पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया लिखा हुआ है वहां पे, आप समझ जाना साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग है जो कि एक डिक्टेटर है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट हो रहा है। तो इंडिया रिपब्लिक बना ऑन 26 जनवरी 1950। अब जब इस तारीख को इंडिया इंडिपेंडेंट बना, तो इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, वो इसी के आसपास सारी डेट्स पे प्ले में आए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया 25 जनवरी 1950। आपको इस तारीख को याद रखना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने बनाई। अब जो भी तुम में से कांग्रेस के भक्त हो, उनको डिफेंड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नेता ने न्यूज़ बना दी है। और बीजेपी वाले जितने भी सपोर्टर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो गाली दे सकते हैं कांग्रेस वालों को। गाली गलौज करो, यही सब में जीवन है। पढ़ाई लिखाई करके किसका भला हुआ है।
तो 1950 में इंडिया का इलेक्शन कमीशन बन गया। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन बन गया तो यहाँ पे हमको एक रिक्वायरमेंट फील हुई कि इलेक्शन कमीशन को कौन लीड करेगा। तो लीड करने के लिए हम लोग ने एक पोजीशन बना दी, उसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, ये पहले एक सिंगल पर्सन होता था, वन पर्सन। मैंने वन और सिंगल एक साथ लिख दिया है, तो ये सिंगल पर्सन होता था। सिंगल पर्सन का मतलब होता है एक बंदा होता था जो चीफ बन जाता था, हेड बन जाता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और वो इसको लीड करता था। अब तुमसे पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर मार्क करना होता है सुकुमार सेन। सेन है यानी कि बंगाली हो गए, तो वेस्ट बंगाल केडर के आईएएस ऑफिसर थे सुकुमार सेन। बहुत ही मैंने तरीके से आंसर निकाला है। मैं चाहता हूं तुम लोग इन लॉजिक्स को याद रखो, तुमको बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे जो तुमको एग्जाम डे पे इमेंसली हेल्प करेगी। तो सुकुमार सेन जो थे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब इस वक्त पे सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। सिंगल मेंबर बॉडी का मतलब होता है एक फाइनल पर्सन होता था जो सारे के सारे डिसीजन को लेता था। अब यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर्स, उसको मैं यहीं पे इसके नीचे फॉलो कर रहा हूं कि आप लोग के लिए देखना बहुत ज्यादा आसान रहे। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन इज सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू पे जाने के पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा गया है, आपको इस आर्टिकल को अब यहां से याद रखना है। आर्टिकल, इसको कहा जाता है आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इस बारे में बताता है आर्टिकल 324। अब इंडिया के लोगों के पास राइट टू वोट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो याद रखना, राइट टू वोट जो है, इसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है। दिस इज नॉट एन एफ आर। एफ आर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या होता है मैं क्विकली बता दे रहा हूं। कोई भी आर्टिकल जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक लिखा है, इस चीज को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। लेकिन राइट टू वोट जो है, इसको लिखा गया है इंडिया के अंदर, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लिखा गया है 326 के अंदर। ये क्वेश्चन एक बार क्लैट में आ चुका है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहां पे लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इंडिया के लोगों में तुम, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स जिस अधिकार से वोट करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी पे बेस्ड है मेरा सेकेंड पॉइंट। मेरा सेकेंड पॉइंट है कि जब हम इलेक्शन कमिश्नर को बनाएंगे, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसको किस आर्टिकल से अपॉइंट करेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग अपॉइंट करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 324 क्लॉज 2। आर्टिकल 324 क्या बोल रहा था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 324 क्लॉज 2 बोल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये बात भी समझ आ गई होगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा कौन? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, ये तो शायद तुम लोगों को पता होगा, सिर्फ एक शोकेस करने वाली पोजीशन है जिसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। तुमने शायद डी फैक्टो एंड डी जूरे पढ़ा होगा, इन फैक्ट एंड इन लॉ। तो इस हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री लेती है इंडिया के अंदर। तो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अपॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ओथ दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन जो कमेटी इसको सिलेक्ट करती है आज की तारीख पे 2025 में, ये आपको याद रखना है कि किस स्ट्रक्चर से आज इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी होती है जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड पर्सन होते हैं एक ऐसा यूनियन मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिस कमिटी, थर्ड पर्सन होता है यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि श्री राहुल गांधी जी खुद। तो ये तीनों पर्सन मिलके अपॉइंट करते हैं, चूज करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। उसको फाइनली अपॉइंटमेंट एंड ओथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, विच मींस द्रौपदी मुर्मू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कि उसके सामने शायद आपने मोदी जी की ओथ देखी होगी, द्रौपदी मुर्मू खड़े होकर बोलती हैं मैं, तो उसके आगे मोदी जी बोलते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा।
तो वो वाला जो काम होता है वो काम करती हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे। अब इसके बाद आई बिलीव तुम लोग को फर्स्ट 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट स्टार्ट होते हैं। ये है 1989। 1989 में एक आइडिया आया कि क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं इलेक्शन कमिश्नर की, यानी कि सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं इंडिया में, हर दूसरे दिन इलेक्शन कंडक्ट होने लगा है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, इसके साथ दो और लोगों को इस बॉडी में ऐड कर देना चाहिए, जिनको हम कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जो मेन पर्सन होगा वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपीरियर, उसके दो जूनियर्स होंगे जिनको कहा जाएगा इलेक्शन कमिश्नर्स। तीनों की पावर्स को इक्वल माना गया है, लेकिन बीच में एक केस आएगा जहां पे मैं बताऊंगा कुछ और फैक्ट्स। लेकिन अभी आपको आई बिलीव समझ आ गया होगा हमने क्या किया। 1989 में राजीव गांधी को आइडिया आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर को बना दिया गया। लेकिन इंडिया में जब सरकार चेंज होती है तो लोगों का माहौल और नेताओं के ओपिनियन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1990 में गवर्नमेंट चेंज हो गई इंडिया के अंदर, राजीव गांधी इलेक्शन हार गए। राजीव गांधी एटलीस्ट एक बार जीते थे, राहुल गांधी को तो वो भी मौका नहीं मिला। तो 1990 में जब राजीव गांधी इलेक्शन हार गए तो एक नया पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन गया जिसका नाम था वीपी सिंह। अभी जो वीपी सिंह थे इनको आइडिया आया कि हम, मेरे को पसंद नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, तो मैं इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना चाहता हूं। तो जनवरी 1990 में इन दोनों पर्सन को फिर से हटा दिया गया। अब पोजीशन बना दी गई, सिर्फ एक सिंगल पर्सन बॉडी होगी, वन पर्सन बॉडी, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले बैठेगा फिर से ऑफिस में। कुछ दिन के लिए दो और लोगों को लाया गया था, लेकिन उन दोनों लोगों को फिर से अब नौकरी से, ऑफिस से निकाल दिया गया। आई बिलीव यहां भी समझ गए होगे तुम लोग मैं जो बोलना चाहता हूँ। 1989 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, इसको हम लोगों ने क्यों डिसीजन लिया। ओवरलोड, ओवरलोड का मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरवर्कड था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन वीपी सिंह जी को ऐसा लगता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसने उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ थे दो, उनको हटा दिया। अब इसके बाद फर्दर 1993 में एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को दोबारा, क्योंकि वो राजीव गांधी के पार्टी के थे, विच मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, तो उनको ऐसा लगा कि राजीव गांधी की जो पोजीशन थी उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। और इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, और ये तीनों की जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर, एक बात और यहाँ पे आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक बार इन तीनों में डिस्प्यूट हो गया। ये दोनों जो थे, दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर साइड ले लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओपिनियन डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल आज की सिचुएशन पे हम लोग मान लेते हैं यश एक कैंडिडेट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बोलना है कि यश को हमको बैन कर देना चाहिए, लेकिन जो दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन दोनों का बोलना है कि यश को बैन नहीं करना चाहिए, यश तो बहुत अच्छा आदमी है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैटर था ये चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओपिनियन होगी वो सुपरसीड करेगी 2 इलेक्शन कमिश्नर की ओपिनियन को, यानी कि सीईसी अगर वो एक साइड ले रहा है तो दैट साइड इज स्ट्रॉन्गर, इन दोनों की साइड जो होगी वो वीकर होगी। आई बिलीव ये पॉइंट समझ गया होगा, यानी कि सीईसी अलोन इज मोर पावरफुल देन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब हम लोग आ जाते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। पॉइंट वाइज मेरे को लगता है, बिलीव तुम लोग को समझ रहा होगा। अगर तुम लोग को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं बोर्ड रेडी कर दूं और बोर्ड पे बता दूं क्विकली, तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छे से अपन फॉलो कर पाते हैं। लेकिन दोनों मेथड्स मेरे लिए तो कंफर्टेबल हैं, तुम लोग बता सकते हो कि तुम लोग के लिए क्या कंफर्टेबल है। अब हम लोग क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात कर लेते हैं कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिनको बनाया गया इलेक्शन कमिश्नर, तो इन इस पर्सन का नाम है, इस वुमन का नाम है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी जो हैं, इनका 16 डेज का टेन्योर था। देखो कुछ भी टेन्योर नहीं था, 16 दिन के लिए बनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे डिस्प्यूटेड टाइम पे बनाया गया 1989 में, जहां पे आपको समझ आ रहा होगा 1989 में 3 लोगों का अपॉइंट किया गया, 3 लोगों के बाद 1990 में फिर उसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। उसी वक्त पे रमा देवी को 16 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। आपको इस बात को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में सबसे पहली बार सुकुमार सेन को अपॉइंट किया गया था एज इलेक्शन कमिश्नर, जो मैंने आपको पॉइंट 1 में बताया था। अब इसके बाद आज हम लोग आ चुके हैं 2025 में। 2025 तक
अभी तक, यानी कि जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो हुई है 2025 में, फेब्रवरी में। फेब्रवरी 2025 में लास्ट अपॉइंटमेंट हुई है इस साल ही, यानी कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो अपॉइंट हुए हैं इस पोजीशन के लिए वो है 26 इंडिविजुअल्स, यानी कि 26 लोग इंडिया में ऐसे हैं जो आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। फर्स्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सुकुमार सेन, ये थे फर्स्ट। और आज जो 26th इंडिविजुअल है इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट इलेक्शन कमिश्नर है जिनके अगेंस्ट में, यानी कि बोलना चाहिए इनकी लीडरशिप में महाराष्ट्र के इलेक्शन कंडक्ट किए गए, इनकी लीडरशिप में हरियाणा के इलेक्शन कंडक्ट किए गए, दिल्ली के इलेक्शन कंडक्ट किए गए, और इन्हीं के टेन्योर के ड्यूरेशन पे राहुल गांधी जी ने आज से 3-4 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है। तो ये पर्सन जो है ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 26, यहां पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार नाम है आज जो प्रेजेंटली हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके साथ जो दो और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल आने की प्रोबेबिलिटी भी अब थोड़ी सी बढ़ चुकी है। दोनों के नाम के आगे पहली चीज तो डॉक्टर है, डॉक्टर विवेक जोशी। विवेक जोशी। और सेकंड पर्सन का नाम है सुखबीर, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। तो ये 3 पर्सन हैं जो करेंटली इलेक्शन कमीशन प्लस जितने भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, किसी भी लोकसभा सीट पे या फिर किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट पे, सारे के सारे इलेक्शंस के लिए ये 3 लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इंडिया में इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसमें ये 3 पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आपको पता होगा इंडिया में रिसेंटली कंडक्ट होने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, क्योंकि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको कंडक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने, ये 7th पॉइंट, ये 8th पॉइंट था मेरा। अब हम लोग 9th एंड 10th पॉइंट कवर कर ले रहे हैं। 9th पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि टेन्योर कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनका टेन्योर होता है 6 इयर्स का। यानी कि अगर आज मेरे को अपॉइंट किया जा रहा है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो मेरा 6 साल का टेन्योर रहेगा यहां से। लेकिन अगर मेरी एज 65 हो जाती है इस टेन्योर के बीच में तो मेरे को ऑटोमेटिकली रिजाइन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि आज मैं 63 ईयर्स ओल्ड हूँ, 63 पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरा 3 साल का टेन्योर रहेगा, क्योंकि 65 ईयर्स ओल्ड जैसे ही मैं होऊंगा मेरा ऑटोमेटिक मेरा ऑटोमेटिक रिटायरमेंट हो जाएगा फ्रॉम द ऑफिस। तो ये हो गया हम लोग का 9th पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट है कि किस तरह से रिमूव किया जाता है अगर कोई गलत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया इंडिया के अंदर। तो अगर एक गलत पर्सन की अपॉइंटमेंट हो गई है तो हमको सेम मेथड फॉलो करना है जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के लिए करते हैं। JUDG, मैं स्पेलिंग्स तो बहुत ज्यादा गलत हो जाती हैं जब मैं बोलते बोलते लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शायद मेरे को एंजाइटी हो गई है तुम लोगों के साथ लाइव यहाँ पे बैठ के। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से रिमूव किया जाता है सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट कैसे होती है कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ पीपल इन दोनों हाउसेस के जब एक साइड पे वोट करेंगे कि इस पर्सन को रिमूव कर देना चाहिए या इस पर्सन को रखना चाहिए, उस चीज को फाइनली किया जाएगा। सॉरी, रखा नहीं जाएगा, उस पर्सन को रिमूव करने पे ही सिर्फ वोट किया जाएगा कि 2/3 पीपल बोल रहे हैं कि इस पर्सन को रिमूव कर देना चाहिए, इम्पीच कर देना चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्सन का रिमूवल फ्रॉम ऑफिस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, जब इनका टेन्योर चल रहा होता है तो इनके जितने भी पर्क्स होते हैं, पर्क्स यानी कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहोगे तो आप किस चीज को एंजॉय करोगे। पर्क्स का मतलब होता है कैसा घर मिलेगा, कैसे नौकर चाकर मिलेंगे, कैसी गाड़ी मिलेगी, और जो भी सुख सुविधाएं मिलनी है, पेट्रोल का कितना एक्सपेंस मिलेगा, वो सारे के सारे पर्क्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आप एक बहुत बड़ा सा घर दे रहे हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक बहुत बड़ा सा घर देना पड़ेगा। 4 नौकर दिए हो तो 4 नौकर देने पड़ेंगे। इस तरह से इक्विवेलेंट पोजीशन है टू सुप्रीम कोर्ट जज। एक 11th पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, अगर एक पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार अपॉइंट कर दिया गया है तो इसको हम दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि इसके टेन्योर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी री अपॉइंटेड।
कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो आई बिलीव तुम लोग को समझ ही रहा होगा कि मैं मान लो 55 ईयर्स ओल्ड था, मेरे को अपॉइंट कर दिया गया एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यश बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 55 पे जब मैं अपॉइंट हुआ था तो मैं 61 तक अपने टेन्योर को कंप्लीट कर लूंगा, और 61 पे तो मैं ऐसे हालत में हूं कि मैं और नौकरी कर सकता हूं, स्टिल मैं नहीं कर सकता। अब मैं दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, मेरे टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बहुत सारी पोजीशंस पर टेन्योर को एक्सटेंड किया जाता है, वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है बिल्कुल भी। इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई बिलीव आपको इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट्स में सारी चीजों को कवर किया है, और मैंने आपको ये बता दिया है कि आर्टिकल 324 में किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 आपको याद रखना है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 326 फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि 18 साल से ज्यादा आपकी एज है तो आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो इन इंडिया। अब आपको एक दो और चीजें मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी यूजफुल है, कि इंडिया के जो फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वो हुए थे 1951 1952 में। 1951 में इलेक्शन कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था, एंड 52 में एंड हुआ था। 52 में काउंटिंग हुई थी ऑफ वोट्स। शायद आपको पता होगा, आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तो मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन हुए थे, 1.5-2 महीने तक इलेक्शन चले थे। अब तुम इमेजिन करके देखो 1950s में जब इलेक्शन होगा तो उसको और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कि अक्रॉस इंडिया से सारे के सारे बैलेट्स, पेपर बैलेट्स होते थे पहले, कि हाथ से गिनने पड़ते थे कि किसको कितने वोट्स मिले। तो 1951 1952 में इंडिया के फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे। एक और बात याद रखना आप लोग, कि इंडिया में जो इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है उसके लिए एक सेपरेट लॉ है। जो बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट कर रही है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ को फॉलो करती है टू कंडक्ट इलेक्शंस। इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1951 इस एक्ट को बनाया गया था 1951 में। अब 1951 में जब आप इस एक्ट को बनाओगे इसके बाद ही आप इलेक्शन कंडक्ट करना स्टार्ट कर पाओगे, इसलिए 1951 में इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट होना स्टार्ट हुए, और 1952 में उनकी फाइनली काउंटिंग हुई और फाइनली सारी चीजें क्लोज हुई। जब 1951-52 के इलेक्शन हो रहे थे तो इंडिया के लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो थी 489। और इंडिया में फर्स्ट टाइम जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो मेजोरिटी पार्टी जो बनी वो बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको मिले थे यहाँ पे 384 सीट्स। दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन नहीं थी। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनिशियली क्या होता था जब इलेक्शंस हम लोग फाइट करते थे इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें बहुत ज्यादा शैडो होती थी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। जितने भी नेता थे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नेता थे, और सारे के सारे लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास बहुत ही मेजर एडवांटेज था टू विन दीज इलेक्शंस। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे 16 सीट्स मिली थी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट लोकसभा जो इंडिया की थी उसमें ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी। तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन था, जो आज कांग्रेस है पिछले 10-11 सालों से, यहाँ पे ऑपोजिशन जो था वो था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको आज आप में से आधे से ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर जानते हो तो लाइव चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज चेंज है, ये 364 सीट्स जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, नॉट 384। मतलब मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया है, 364 सीट्स जीती हैं, 384 नहीं। अब एक और बात याद रखना, लोकसभा इलेक्शन से ही रिलेटेड है ये वाला पॉइंट भी। क्वेश्चन हो सकता है इंडिया में फर्स्ट टाइम ईवीएम मशीन को कब यूज किया गया, क्योंकि ईवीएम भी हमेशा ऑपोजिशन के मुद्दे पे रहता है कि ईवीएम हैक कर लिया मोदी जी ने बैठ के। देखो वैसे तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ नोटा को, लेकिन प्यार तो मैं दोनों से करता हूँ, मोदी जी से और राहुल जी से। तो ईवीएम फर्स्ट टाइम बनाते हैं उन सब बातों पे, पहले ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम को फर्स्ट टाइम इंडियन इलेक्शन में यूज किया गया 2004 में। 2004 के पहले हम लोग 1980s से ईवीएम को यूज करना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन फुल फ्लेजेड यूज जो हुआ है इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वो हुआ है 2004 में। 2004 के इलेक्शन में 543 सीट्स पे हम लोग ने ईवीएम को यूज किया है, यानी कि सारी की सारी सीट्स पे, जितनी सीट्स पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उन पे यूज किया है। और तब से 2025 आज तक हम लोग ईवीएम को ही यूज कर रहे हैं टू कंडक्ट इंडियन इलेक्शंस, जिसको मोदी जी पिछले 11 साल से हैक कर रहे हैं, ऐसा राहुल जी का बोलना है और ऑपोजिशन का बोलना है। मेरा बोलना बिल्कुल भी नहीं है। अब जब हमने फुल फ्लेजेड ईवीएम को यूज करना स्टार्ट किया तो हमेशा से एक खतरा था। 2004 से 1980 से जब हम लोग ने यूज करना स्टार्ट किया था, वहां से लेके 2004 में जब फुल फ्लेजेड यूज किया,
इस पूरे ड्यूरेशन में और इसके बाद और ज्यादा बहुत सारे लोगों को खतरा फील होने लगा कि ईवीएम जो है उसको हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक पर्सन थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। आप में से जो भी लोग पॉलिटिक्स में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो उनको ये नाम पक्के से पता होगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे जाके केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने डायरेक्टली जाके केस कर दिया अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए, ईवीएम तो बहुत ही खतरनाक चीज है, जो आज उनकी पार्टी को हेल्प कर रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस केस को किया तो यहाँ पे ये केस जो था, इसका ईयर भी मैं क्विकली बता दे रहा हूँ, इसका ईयर है 2013। तो 2013 में इस चीज को किया गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया इस केस के बाद। उन्होंने बोला कि हमको वीवीपैट को यूज करना चाहिए। वीवीपैट भी आपने शायद सुना होगा, इलेक्शंस में इंडिया में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इसका फुल फॉर्म होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये जो वीवीपैट होता है, ये एक तरीके का सेफ्टी मेजर होता है जहां पे पेपर ट्रेल्स बनते जाते हैं जब कोई भी इंसान वोट डालता है। यानी कि आप दोबारा फ्यूचर में वेरीफाई कर सकते हो कि किसने वोट किया था, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वोटिंग किसके लिए हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कांग्रेस का बटन दबाया और बीजेपी को वोट चला गया, ये नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। सो ओवरऑल जो टॉपिक था वो यही था। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अब मैं एक बार क्विकली आप में से जो भी लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो सकती है। मैं मार्क करते हुए रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में। सेकंड चीज हम लोगों ने डिस्कस की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके बाद पाकिस्तान हमसे पहले बन गया, पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता है कैसे हुई ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट 26 नवंबर को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हो गया। सारे के सारे मेंबर्स जो थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने साइन कर दिया कि आज हम इस संविधान को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने अडॉप्ट कर लिया, हमने फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया, इंडिया रिपब्लिक बन गया 1950 में। 1951 से हम लोगों ने रिपब्लिक डे पैरेड को स्टार्ट कर दिया। और रिपब्लिक डे पे जो स्पीच देते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। रिपब्लिक डे के एक दिन पहले वहां पे हम लोग बहुत ही अमेजिंग से किसी फॉरेन गेस्ट को बुलाते हैं। शायद आपने ट्रेडिशंस देखे होंगे इंडिया के। तो 25 जनवरी को बना दिया गया, जो कि मेरा बर्थडे है, विश कर देना, फोन में सेव कर लो डेट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये 25 जनवरी, इस दिन पे सारे अमेजिंग चीजें ही होती हैं सिर्फ। तो 25 जनवरी को इंडिया का इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया। आर्टिकल 324 से लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दूसरी चीज, आर्टिकल 326 में लिखा गया है राइट टू वोट। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, हम लोग ने ये पढ़ा था। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब इसके बाद जो पोजीशन बनाई गई इसके लीडर की, वो बनाई गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक सिंगल मेंबर बॉडी होगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब अपॉइंट करने की बात आई तो हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंट किया गया था मार्च में, यानी कि बॉडी बनी जनवरी में। वहां पे सारे के सारे काम करने वाले लोग आके बैठने लगे, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उनको लीडर चुनना था अपना, उन्होंने लीडर को चुन लिया, सुकुमार सेन। बंगाली आदमी है, स्मार्ट होंगे ही। ये बन गया इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, इनको ओथ दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रेसिडेंट की होती है। एक कमेटी आज 2025 में जो इनको सेलेक्ट करती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, एंड एक मेंबर होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं, जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1989 में इस बॉडी पे बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया था। वर्कलोड की वजह से राजीव गांधी जी को ऐसा लगा कि हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दो इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट बनानी चाहिए। तो उन्होंने दो इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट बना दी। जैसे ही उन्होंने दो इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट बनाई उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। जब इलेक्शन हार गए तो 1990 में इंडिया के नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह, उन्होंने इस पूरे डिसीजन को रिवर्स कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर से इलेक्शन कमीशन को एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दी। अब सिंगल मेंबर बॉडी बनने के बाद वीपी सिंह की भी सरकार गिर गई। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का छूता है उसकी बॉडी उसकी सरकार गिर जाती है। राहुल गांधी की तो आई ही नहीं है, तो गिरेगी कैसे, इसलिए उन्होंने सेफ प्ले किया है इस बार। तो अब इसके बाद क्या हुआ, 1993 में फाइनली डिसाइड किया गया, पीवी नरसिम्हा राव जी ने डिसाइड किया, जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शन कमीशन को हमको फिर से 3 मेंबर्स बॉडी बनाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इस तरह से इसको फिर से बना दिया गया। फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम याद रखना है, वीएस रमा देवी। 16 दिन के लिए बनी थी।
इससे ये बहुत बड़ा एक फैक्ट शोकेस होता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आज भी औरत को कैसे उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कैसे वुमेन को यहाँ पे उसके जेन्युइन राइट्स नहीं मिले हैं आज तक, इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी में, इवन सुप्रीम कोर्ट में। मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना। 1989 में ये चीज हुई थी, इनको बनाया गया था 16 दिन के लिए। अब इसके बाद आज तक 26 इंडिविजुअल्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन को होल्ड कर चुके हैं। फर्स्ट वाज सुकुमार सेन एंड करेंट इज ज्ञानेश कुमार। उसके बाद 2 इलेक्शन